साल 1964 तीन मूर्ति भवन के नाम से प्रसिद्ध प्रधानमंत्री निवास पर जवाहरलाल नेहरू की बहन और इंदिरा की बुआ कृष्णा हथी सिंह की एक चिट्ठी आती है। जिस इंसान के लिए वह चिट्ठी आई होती है वह उसे खोलता है और पढ़ना शुरू करता है। उस चिट्ठी में लिखा होता है, तीन मूर्ति भवन को अब तक नेहरू स्मारक न बनाने से इंदिरा काफी दुखी है और वह इसे सोचकर बार बार बेहोश हो जा रही है। उसका कहना है कि नेहरू के बाद प्रधानमंत्री भवन यानी कि तीन मूर्ति भवन को नेहरू स्मारक में बदल दिया जाए, क्योंकि नेहरू जैसा रसूख अब शायद ही कोई प्रधानमंत्री हासिल कर पाए। इतना पढ़ने के साथ ही वह नेता उस चिट्ठी को 4 खंड में फाड़कर हवा में धुएं की तरह उछाल देता है और तीखे स्वर में बोलता है कि आज के बाद वह तीन मूर्ति भवन के आसपास भी नजर नहीं आएगा। वह नेता था भारत का दूसरा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। आज की राजनीतिक रथ राजनीति की ऐसी गलियारों से होकर गुजरेगी जब देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री बनता है जो कभी रुपयों की कमी होने के वजह से अपनी बेटी का इलाज नहीं करा पाता है और इस वजह से उसकी बेटी की मृत्यु हो जाती है। एक ऐसा नेता जो यह मानता था कि देश को देश का नेता नहीं बल्कि देश का किसान चलाता है। मेरा नाम सूरज कुमार, आप देख रहे हैं राजनीतिक गलियारे। देश के प्रथम प्रधानमंत्री के मृत्यु के बाद सियासी गर्माहट अब तेज हो चुकी थी। कांग्रेस का हर एक नेता प्रधानमंत्री पद के लिए खुद की दावेदारी को ठोकने में लगा था और दावेदारी की इसी सियासत के बीच गुलजारी लाल नंदा को देश का कार्यवाहक अस्थायी प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। उस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पर अपनी धाक को जमाए के कामराज के मन में अब एक और विचार आ रहा था। वो विचार नहीं बल्कि एक चुनौती थी। चुनौती देश को एक बढ़िया प्रधानमंत्री देने की, एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसे देश स्वीकारे। और कहीं ना कहीं के कामराज इस गुत्थी को सुलझा भी चुके थे। उनके मन में एक नाम स्पष्ट रूप से दिख रहा था और वो नाम था लाल बहादुर शास्त्री का। लेकिन यह राह इतनी आसान कहां थी। लाल बहादुर शास्त्री और उनके प्रधानमंत्री कुर्सी के बीच एक व्यक्ति, मोरारजी देसाई नामक एक व्यक्ति आकर चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है और शास्त्री को प्रधानमंत्री कुर्सी से दूर रहने की नसीहत तक दे डालता है। उस वक्त के प्रसिद्ध पत्रकार रहे कुलदीप नायर एक बात बताते हैं। वह बताते हैं कि एक दफा जब शास्त्री का संदेश लेकर मोरारजी देसाई के घर जब वह गए थे और उन्होंने बताया था कि शास्त्री चाहते हैं कि देश की बागडोर इंदिरा गांधी या फिर जयप्रकाश नारायण में से कोई एक संभाले। इस पर मोरारजी देसाई बड़े बिफर जाते हैं और बोलते हैं वो जयप्रकाश नारायण एक भ्रमित व्यक्ति है और इंदिरा तो अभी बच्ची है। बहरहाल खैर वो अलग बात है कि यही इंदिरा गांधी वो लड़की थी, वो बच्ची थी जिसने आने वाले दिनों में मोरारजी देसाई को राजनीतिक रेस में कहीं पीछे छोड़ दिया था और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अपना परचम लहराया था। बहरहाल के कामराज के निवास स्थान पर एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हुई। मीटिंग प्रधानमंत्री के पद के चुनाव को लेकर, और इसी मीटिंग के दौरान मोरारजी देसाई अपना पासा फेंकते हैं और उस पासा का नाम है उस वक्त के पंजाब के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो। कामराज जब मीटिंग में एक दूसरे से मुखातिब हो रहे थे और लोगों से बात कर रहे थे, उसी दौरान प्रताप सिंह कैरो खड़े होते हैं और उनकी तरफ उंगली दिखाकर बोलते हैं, यह हक आपको किसने दिया कि आप देश का प्रधानमंत्री का चुनाव कर सकें? यह हक केवल कांग्रेस की संसदीय दल को है। इतना सुनने के बाद के कामराज सन्न रह जाते हैं। वह सोचते हैं कि जैसा प्रताप सिंह कैरो कह रहे हैं वैसा करने में ही भलाई है और वह नहीं चाहते थे कि यह बात मीडिया में आए कि कांग्रेस में भी अभी छिड़काव हो रखा है। अगले 3 दिनों तक वह कांग्रेस के अलग अलग प्रदेश के अलग अलग नेता से मिलते हैं और उनका मन टटोलने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस की नब्ज को टटोलकर के कामराज अब मोरारजी देसाई के निवास स्थान की ओर रुख करते हैं। मोरारजी देसाई के निवास स्थान पर पहुंचकर
के कामराज उनसे मिलते हैं और उनको बताते हैं कि कांग्रेस के ज्यादातर नेता आपको नहीं बल्कि लाल बहादुर शास्त्री को देश का अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। इतना सुनना था कि मुरारजी देसाई बिफर जाते हैं और उठकर बोलते हैं कि तुम कभी नहीं चाहते थे कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनूं और हर वक्त शास्त्री के पक्षधर बनकर खड़े रहे। और इसी का नतीजा है कि कांग्रेस के ज्यादातर नेता मुझे नहीं बल्कि शास्त्री को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते। तुम एक नेता नहीं बल्कि पक्षपाती धूर्त इंसान हो। मुरारजी देसाई अपनी जगह से उठकर खड़े होते हैं, तिल की अंदाज में चश्मे को उतारते हैं और अपने कमरे की ओर निकल पड़ते हैं। इसके ठीक अगले दिन शास्त्री को देश का अगला प्रधानमंत्री घोषित कर दिया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान के कामराज एक ऐसी बात कह जाते हैं जो कांग्रेस की नीति को साफ कर देता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान के कामराज कहते हैं कि अब कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में भरोसा रखती है। अब कांग्रेस को एक इंसान नहीं चलाएगा बल्कि एक सामूहिक नेतृत्व में हमें कांग्रेस को आगे बढ़ाना है। इस बयान के साथ के कामराज यह साफ कर चुके थे कि वह प्रधानमंत्री को कांग्रेस से ऊपर नहीं रहने देंगे। कांग्रेस पार्टी अब हर वक्त प्रधानमंत्री के पद से ऊपर रहेगी, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि कोई भी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तरह कांग्रेस पार्टी के ऊपर रहे। आज के राजनीतिक गलियारों का समापन यहीं पर, लेकिन अभी कहानी बाकी है। इसकी अगली कड़ी में हम देखेंगे कि कैसे भारत ने पाकिस्तानी सेना को गुजरात के कच्छ में पछाड़ा था और इसके ठीक बाद शास्त्री की रहस्यमयी मौत हो गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया।